India Legal presents Court This Week. नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Court This Week. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में बड़ी जीत मिली है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीश पीठ ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए हरी झंडी दे दी। साथ में भूमि के उपयोग और पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2-1 बहुमत से यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग उचित और मान्य था और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी का अनुमोदन भी मान्य और उचित था। वहीं न्यायमूर्ति खन्ना भूमि उपयोग में परिवर्तन पर असंतुष्ट रहे। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण की योजना और लुटियन दिल्ली में एक नई संसद के निर्माण के सरकार के प्रस्ताव को बरकरार रखा है। जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है। वहीं जस्टिस खानविलकर और जस्टिस महेश्वरी ने बहुमत का फैसला दिया और जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि केंद्रीय विस्मित समिति और विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में कोई खामी नहीं थी। केंद्र सरकार का DDA अधिनियम के तहत कवायद कानूनी और वैध है। जस्टिस A.M. खानविलकर ने खुद और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की ओर से बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए कहा, मामले में पर्यावरण सलाहकार के चयन और नियुक्ति को उचित माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण समिति की सिफारिश न्याय संगत है और इसीलिए उसको बरकरार रखा गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भविष्य की परियोजनाओं में विशेष रूप से उन शहरों में स्मोक टावर लगाने का निर्देश दिया जहां प्रदूषण एक मुद्दा है। निर्माण के दौरान स्मोक गन का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक अलग निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को जन सुनवाई में वापस भेजा जाना चाहिए क्योंकि विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं थी। आगे पर्यावरण प्रभाव पहलू पर ये नोट किया गया है कि ये एक गैर बोलने वाला आदेश था। महत्वपूर्ण रूप से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने परियोजना से जुड़ा भूमि उपयोग के परिवर्तन के बिंदु पर बहुमत की राय से विमुख हो गए। उन्होंने कहा कि जब परियोजना के अनुदान में गलती नहीं की जा सकती है तो भूमि उपयोग में बदलाव के लिए विरासत समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वर्तमान संसद भवन जो 1927 में खोला गया था, अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करता है। इसमें गंभीर स्थान की कमी है और ये भूकंप झेलने की क्षमता नहीं है। मेहता ने कहा कि अगले साल होने वाली ताजा जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि होने के बाद भवन तनाव में होगा। उन्होंने 2001 के संसद हमले पर प्रकाश डालते हुए सुरक्षा चिंताओं का भी हवाला दिया। 7 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में संरचनाओं का निर्माण या तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि केंद्र परियोजना की कागजी कार्रवाई और 10 दिसंबर को प्रस्तावित नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन निर्माण या तोड़फोड़ कार्यों को अंजाम नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर निर्माण परियोजनाओं के साथ आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि केंद्रीय विस्टा परियोजना की वैधता का मुद्दा लंबित है। पीठ ने 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की। ये योजना संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिन्हित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 86 एकड़ भूमि के नवीकरण और पुनर्विकास से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर किसानों को कोविड से सुरक्षा नहीं दी गई और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो कोरोना बुरी तरह से फैल सकता है, तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। कोर्ट में दायर याचिका में सवाल खड़ा किया गया कि विदेशी प्रतिनिधियों समेत बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने की इजाजत कैसे दी गई। केंद्र ने अदालत को हालात पर अपना जवाब देने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन में कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि किसान आंदोलन में कोविड को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड-19 से सुरक्षित है या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। पहले तबलीगी जमात हुए, फिर अब किसान जमा हो गए। मुझे नहीं पता कि किसानों को कोविड से प्रोटेक्शन है क्या। हमें मुख्य समस्या पर बात करनी होगी। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वो सुनिश्चित करे कि किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी निजामुद्दीन मरकज में जमातियों के जुटने की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता का कहना था कि मोहम्मद साद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केंद्र ने कहा कि वो 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्त दे दिया है। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जमातियों के जुटने की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि दिल्ली पुलिस हर दिन मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो इस मामले में जांच से जुड़ी जानकारियों की सील बंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को तैयार है। अदालत में दायर याचिका में सवाल उठाया गया है कि आखिर कोविड-19 के कारण देश भर में किए गए लॉकडाउन के दौरान भला किस तरह से निजामुद्दीन मरकज में देश विरोध के लोग बड़ी तादाद में साथ थे। याचिकाकर्ता ने कोरोना वायरस से लोगों के जीवन में सुरक्षा के लापरवाह रवैया अपनाने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया था। याचिका में तबलीगी जमात सम्मेलन में पहलुओं पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। जम्मू की रहने वाली वकील सुप्रिया पंडिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विदेशी प्रतिनिधियों समेत बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्र होने की अनुमति कैसे दी गई, जबकि दुनिया भर में कोरोना महामारी का खतरा मंडरा रहा था। याचिका में दिल्ली और देश के लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें विचाराधीन कैदियों के लिए सीआरपीसी की धारा 436A को लागू करने की मांग की गई। खासतौर पर जो निचली अदालतों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं और अपराध के लिए अधिकतम सजा का आधा हिस्सा भुगत चुके हैं, उनके राहत की बात की गई है। चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाले डिवीजन बेंच ने याचिका में नोटिस जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। विचाराधीन कैदियों के हित में एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई है। एडवोकेट अनुभव तनेजा के माध्यम से इंडिया अंडर ट्रायल कैदी सपोर्ट फोरम द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली की जेलों में बंद 1200 से अधिक अंडर ट्रायल ने अपनी अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है, लेकिन केवल ऐसे 416 लोगों को रिहा किया गया है। इसलिए याचिका में दिल्ली में जेलों में भीड़ भाड़ के लिए लंबी अवधि के समाधान के साथ साथ ऐसे अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करने की मांग की गई है। संहिता की धारा 436A अधिकतम अवधि निर्धारित करती है जिससे कि एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। धारा में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत अपराध की जांच, पूछताछ या ट्रायल की अवधि के दौरान उन मामलों को छोड़कर जहां मौत की सजा को एक सजा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, उस अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है जिसमें उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा गुजरा हो। उसे न्यायालय द्वारा निजी बाउंड पर या बिना मुचलके के निश्चित रूप से रिहा किया जाएगा। धारा 436 के अनुसार रिहाई के लिए पात्र कैदियों की रिहाई में 1 दिन की भी देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीने के अधिकार के गंभीर उल्लंघन के समान होगी। याचिका में कहा गया है कि 2 मुख्य कारणों के चलते धारा 436A के जनादेश के बावजूद जेलों में रहना अंडर ट्रायलों का जारी है। सबसे पहले कोविड-19 के कारण ट्रायल रिव्यू कमेटी न्यूनतम अपराध में अधिकतम सजा का आधा पूरा करने वाले अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के लिए अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाई। इस तरह की कमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी आदेशों को भावना के अनुसार समयबद्ध रूप से लागू न किए जाने के कारण है। दूसरी दलील है कि न्यायिक हिरासत में होने वाले इन विचाराधीन कैदियों के पास पर्याप्त साधनों का अभाव है और इस प्रकार वे न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत को उठाने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता ने इसलिए
कोर्ट से आग्रह किया है अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाए कई आरोपों के तहत मुकदमे का सामना करने वाले अंडर ट्रायल कैदियों को सत्यापित करें। छोटे अपराध में सजा काटने वाले कैदियों को जमानत पर रिहा करने वाले कैदियों की श्रेणी में रखा जाए। जेल अधिकारियों को निर्देश मिले कि वे हर सप्ताह विचाराधीन कैदी की ताजा स्थिति प्रदान करें। DLSA अपनी वेबसाइट पर छोटे अपराध में विचाराधीन कैदियों की सांख्यिकीय जानकारी दे। विचाराधीन कैदी की रिहाई को निर्देशित करे जो 3 साल या उससे अधिक की हिरासत से गुजर चुके हैं। आधे से कम सजा पूरी कर चुके कैदियों को बेल के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दें। गौरतलब है कि दिल्ली में 16 जेलों में 10,026 कैदियों की क्षमता है, जबकि यहाँ 17,440 कैदियों को रखा गया है, जिनमें 14,355 विचाराधीन कैदी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने हालांकि उन कानूनों के प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामासुब्रमण्यन की एक बेंच विशाल ठाकरे और अन्य और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद या धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद कानून से जुड़े मसले पर सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार को भी लव जिहाद से जुड़े कानूनों को लेकर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में दोनों राज्यों के कानून को सम्मान से जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इन अध्यादेशों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का काम करेगा और यही कारण है कि राज्य सरकारों यूपी और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पहले से ही इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिस पर अदालत ने हाई कोर्ट न जाकर सीधे सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने का कारण पूछा। प्रारंभ में पीठ याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले से ही कानून के खिलाफ चुनौती पर विचार कर रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ते हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद के नाम पर बनाए गए इस कानून को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान की मूल संरचना को भंग करते हैं। ये दलील दी गई है कि हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े समुदाय के अधिकार भी शामिल हैं। अदालत से प्रार्थना की गई है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित अध्यादेश को प्रभावी न करने के लिए अध्यादेशों के प्रावधानों को संविधान के विपरीत होने का निर्देश या घोषणा करें। इसके अतिरिक्त याचिका में केंद्र और संबंधित राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि वे लागू प्रावधानों अध्यादेशों को प्रभावी न करें और इसे वापस लें और विकल्प के तौर पर उक्त विधेयक को संशोधित करें। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो दोषी बलवंत सिंह राजवाना की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने पर 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी तक फैसला ले। राजवाना की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि दोषी की दया याचिका 8 साल से लंबित है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र से पूछा था कि ये दोषी बलवंत सिंह राजवाना की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव कब भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कहा था। पेश है एक रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 26 जनवरी तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार बलवंत सिंह रावजाना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे, जिसमें उसने सजा कम करने का अनुरोध किया है।
चीफ जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह रावजाना की फांसी को उम्र कैद में बदलने पर जल्द फैसला ले। वहीं कोर्ट ने कहा है कि 26 जनवरी अच्छा दिन है, उससे पहले राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दें। वहीं बलवंत सिंह करीब 25 साल से जेल में बंद है। साल 1995 में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय के सामने हुए बम धमाके में बेअंत सिंह समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। रावजाना को विशेष अदालत ने साल 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह राज्य सचिवालय में अपनी कार में मौजूद थे। तभी अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा ने सुसाइड बॉम्बर आतंकवादी ने वहां पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। ये काफी भीषण विस्फोट था। थोड़ी ही देर में लोगों के शरीर के चिथड़े और खून ही खून नजर आने लगा। उस हमले में मुख्यमंत्री समेत 18 लोग मारे गए थे। बेअंत सिंह की हत्या के फौरन बाद ही रावजाना को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने 1997 में अपना अपराध कबूल कर लिया था। बेअंत सिंह की हत्या में पंजाब पुलिस के कर्मचारी दिलावर सिंह ने मानव बम की भूमिका निभाई थी। इससे पहले दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह की अर्जी पर केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य आया था कि गृह मंत्रालय ने 7 सितंबर 2019 को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर रावजाना की फांसी की सजा की माफी का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर संज्ञान लेते हुए पूछा कि अभी तक इस मामले में प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा जा सका है और ये कब तक भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति को असाधारण और दुर्लभ स्थिति में प्रयोग करने की आवश्यकता है, खासतौर पर ऐसे हालात में जिसमें एक पक्ष को कानून के तहत बिना उपाय के छोड़ दिया जाता है या किसी पक्ष द्वारा स्पष्ट बुरा विश्वास दिखाया गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्यस्थता प्रक्रिया में हस्तक्षेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक निर्णय को रद्द करते हुए एकमात्र मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली रिट याचिका की अनुमति देते हुए कहा, अगर न्यायालयों को अधिनियम के दायरे से परे मध्यस्थ प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है तो प्रक्रिया की कार्यकुशलता कम हो जाएगी। पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत क्या मध्यस्थ प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है और किस परिस्थिति में। इसका उत्तर देने के लिए पीठ ने उल्लेख किया कि पंचायत अधिनियम अपने आप में एक संहिता है और अधिनियम की धारा 5 में गैर विरोधात्मक खंड विधायिका की मंशा को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है, जैसा कि प्रस्तावना मॉडल कानून और नियमों को अपनाने के लिए प्रस्तावना में प्रदान किया गया है। अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए जिस पर मध्यस्थता अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है। इस मामले में पीठ ने देखा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16(2) के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। निवेदिता शर्मा बनाम सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मेसर्स में डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड मामलों में निर्णय का उल्लेख करते हुए बेंच ने आगे देखा। इसलिए एक न्यायाधीश के लिए प्रक्रिया के तहत स्थापित प्रक्रिया से परे न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देने के लिए विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। इस शक्ति को असाधारण दुर्लभता में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसमें एक पक्ष को कानून के तहत बिना उपाय के छोड़ दिया जाता है या किसी एक पक्ष द्वारा स्पष्ट बुरा विश्वास दिखाया जाता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उच्च मानक मध्यस्थता को उचित और कुशल बनाने की विधायी मंशा के संदर्भ में है। अदालत ने देखा है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय को लागू करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से कोई असाधारण परिस्थिति या बुरा विश्वास नहीं था। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 अनिवार्य रूप से कहती है कि न्यायालय से पहले न्यायाधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार के मुद्दे को निपटाया जाना चाहिए, इससे पहले कि अदालत धारा 34 के तहत उसकी जांच करती है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उपलब्ध अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने में त्रुटि की है। इस प्रकार अपील की अनुमति देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पशु क्रूरता निरोधक नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 टूक सुनाई दी। कोर्ट ने कहा है कि जानवर लोगों की आजीविका के स्रोत हैं, इसे इस तरह छीना नहीं जा सकता है। ये धारा 29 के विरुद्ध है। मामला पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल पर उस वाहन को कब्जे में करने और पशुओं को गौशाला या गाय आश्रय को भेजने से जुड़ा है। कोर्ट ने ये कहा कि वो इस कानून पर रोक भी लगा सकती है। अर्जी में इस कानून को असंवैधानिक और अवैध करार देने की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट।
पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल पर उस वाहन को कब्जे में करने और पशुओं को गौशाला या गाय आश्रयों को भेजने को 2017 के नियम एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 2017 को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया है। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि कुत्तों बिल्लियों को छोड़कर बहुत से जानवर बहुत से लोगों की आजीविका के स्रोत हैं। आप इसे इस तरह नहीं छीन ले जा सकते। ये धारा 29 के विरुद्ध है। आपके नियम विरोधाभासी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि वो इन नियमों पर रोक लगा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2017 के नोटिफिकेशन की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें अधिकारियों को मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशाला भेजने की अनुमति दी गई है। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस एस.ए. बोबडे और बी.आर. गवई की पीठ ने याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि इस तरह का नोटिफिकेशन मूल कानून क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों से बाहर चला गया है। याचिकाकर्ता हैं दिल्ली के पशु व्यापारियों के संगठन। अर्जी में 23 मई 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम 2017 को असंवैधानिक और अवैध करार देने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा ये नियम कानून के विपरीत है। अगर सरकार प्रावधानों को नहीं हटाती है तो अदालत इसे रोक सकती है। हालांकि अदालत ने इस मामले को सरकार के वकील के अनुरोध पर 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम एक बात समझते हैं, पालतू जानवर नहीं, पशु लोगों की आजीविका का स्रोत हैं। सरकार उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए प्रावधान विपरीत है। केंद्र के वकील ने बताया कि सरकार ने नियमों को अधिसूचित किया है और ये जानवरों पर क्रूरता को रोकने और रिकॉर्ड पर साक्ष्य है। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून में संशोधन करें। धाराएं बहुत स्पष्ट हैं। दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति अपने जानवर को खो सकता है। नियम कानून के विपरीत नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल नियमावली का कथित उल्लंघन किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामला लालू प्रसाद यादव को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी अन्य विकल्पों पर चर्चा और उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किए बिना रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किए जाने का है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। सुनवाई के दौरान जेल आईजी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि रिम्स प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लालू प्रसाद यादव को निदेशक बंगले में शिफ्ट किया था। अदालत को बताया गया कि जेल से बाहर इलाज के लिए अगर कैदी शिफ्ट किया जाता है तो उसकी सुरक्षा और उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसका स्पष्ट प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है। जेल के बाहर सेवादार दिया जा सकता है या नहीं, इसका भी जेल मैनुअल में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसकी एसओपी भी नहीं है। सरकार अब जेल मैनुअल को अपडेट कर रही है और एसओपी भी तैयार कर रही है। एसओपी तैयार होने के बाद ही उसी के अनुसार सभी प्रावधान किए जाएंगे। आज सुनवाई भी माननीय उच्च न्यायालय में आईजी प्रिजन्स की तरफ से और एसएसपी की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल किया गया सीलबंद लिफाफे में। माननीय उच्च न्यायालय ने उस रिपोर्ट को देखा और रिपोर्ट देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आईजी प्रिजन्स को डायरेक्शन दिया है कि वो एक और रिवाइज्ड रिपोर्ट दाखिल करे। अगली तिथि 22 दिन। और इसी के साथ कोर्ट दिस वीक में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। India Legal presents Court This Week.